मैंने एक अच्छे खाते पीते परिवार में जन्म लिया था। हम दो ही भाई बहन थे। भाई मुझसे बड़ा था, मैं छोटी थी। मेरी मम्मी पापा की मुझ में जान बसती थी। मैं तो पापा की लाडली तो थी ही, मम्मी की भी बहुत ज़्यादा लाडली थी। लेकिन भाई मुझसे हमेशा चिढ़ा करते थे। वह मम्मी से ज़्यादा लाडले थे, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि पापा मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं। इसीलिए वह ज़बरदस्ती ही मम्मी के लाडले बन बैठे थे। हालांकि सच तो यह था कि मेरी माँ भी मुझे बहुत जान बसती थी। प्यार तो वह भाई को भी करते थे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल कांच की गुड़िया की तरह रखते थे। हम दोनों अपने मम्मी पापा की पूरी दुनिया थे। ये बचपन से ही हंसते खेलते लोग गुजर रहे थे। हम अपने ही दुनिया में मग्न थे। बाहर की दुनिया कितनी बुरी है, वहाँ के लोग कितने खुदगर्ज हैं और बाहर की दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, इस बात से हम अनजान थे। मुझे नहीं पता था कि रिश्ते कैसे कैसे रूप बदल लेते हैं। समय आने पर सजे रिश्तों की खून भी सफ़ेद पड़ जाते हैं। मैं तो इस बात से अनजान थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा तो अमीर नहीं थे, लेकिन हमारी गुजर बसर बहुत अच्छी सी हो रही थी। मेरे पापा एक बैंक में जॉब करते थे और मेरी मम्मी घरेलू औरत थी। उन्होंने अपना पूरा समय हम दोनों भाई बहन पर ही निछावर कर दिया था। मेरे मम्मी पापा हम दोनों को पढ़ा लिखा कर समाज का एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। हमारे घर में पैसों की रेल पर तो नहीं थी, लेकिन आपसी प्यार मोहब्बत खूब रेल फेल थी। इन दिनों में कॉलेज में एडमिशन लिया था और खूब दिल लगाकर पढ़ाई किया करती थी। पढ़ने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक था और मेरे शौक को देखते हुए मेरे पापा भी जान से मुझ पे पढ़ाने लगे थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं डाली थी। हालांकि पापा की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी पापा मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई का खर्चा उठा ही रहे थे। भाई उस समय अपने कॉलेज के आखिरी साल में थे। पढ़ाई के साथ साथ वह एक छोटी सी नौकरी भी कर रहे थे, जैसे कि वह अपना खर्चा खुद उठा सके। भाई को पढ़ लिख कर ऐसा इंसान बना था जिसे लोग दूर से ही देखकर सलाम ठोके। भाई अपनी मौजूदा ज़िंदगी से खुश नहीं थे। वह तो बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहते थे। वह पापा से हमेशा कहते कि पापा इस इलाके को छोड़कर किसी अच्छे एरिया में मकान ले लेते हैं। लेकिन हमारे हालात अभी इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। मेरी मम्मी भी भाई को समझाती थी कि मेहनत करना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक नहीं कि उन्हें पूरा न किया जा सके। लेकिन भाई पर तो जुनून सवार हो गया था कि वह अपनी ज़िंदगी बदल कर रहेंगे और एक बहुत ही ऐशो भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। समय धीरे धीरे ऐसे ही गुजर रहा था और भाई की पढ़ाई पूरी हो गई। इधर उधर हाथ पैर मारने से भाई को एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन फ़िलहाल भाई अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इम्तिनान तो हो ही गया था। भाई को इस समय मेरे लिए भी अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे, लेकिन पापा फ़िलहाल अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। पापा ने साफ कर दिया था कि पहले मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद उसी के ऊपर होगा कि वह अभी शादी करना चाहती है या नहीं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने पापा के हाथों में दे दिया था और फिर एक दिन बहुत ही अच्छा रिश्ता मेरे लिए आया। मेरे पापा तो इस रिश्ते को लेकर तंग रह गए थे, क्योंकि रिश्ता बहुत ही अच्छा था। हैसियत में हमसे कई गुना ज़्यादा था। करोड़ों की जायदाद के मालिक थे वह। वो लोग तो पापा से इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, क्योंकि एक तो अनजान लोग थे, कोई ज़्यादा हमारी उनसे जान पहचान नहीं थी। बस रिश्ते करने वाले ने यह रिश्ता लगाया था। दूसरे हैसियत में भी वह हमसे बहुत ज़्यादा थे। पापा इसी सोच विचार में थे कि आखिर इतने अमीर लोग हमारे घर रिश्ता लेकर क्यों आए हैं। माना कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन लड़कियां सुंदर तो उनकी सोसाइटी में भी मिल सकती थी। पापा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरे थे, क्योंकि पापा का मानना था कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी जैसे लोगों से करूंगा, जिससे वह वहां अच्छे से बच सके और मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। बड़े घर वाले जाकर पता नहीं मेरी बेटी को कैसे कैसे डांट सुनने को पड़ेंगे और पता नहीं मेरी बेटी का एडजस्ट भी हो पाएगी या नहीं। लेकिन वह लोग जिद पर अड़े हुए थे।
कह रहे थे कि हमें आपकी बेटी पहले ही नज़र में भा गई है, हम अपने बेटे का रिश्ता करेंगे तो आपकी बेटी से ही करेंगे, क्योंकि हमारे बेटे ने आपकी बेटी को देख लिया और जिद पर आया हुआ है कि शादी तो मुझे इसी लड़की से करनी है। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि मैं तो उनके बेटे को कभी नहीं देखा था, फिर भला उसने मुझे कहाँ देख लिया था। वह इंसान मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने माता पिता के हाथों में सौंप दिया था, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे माता पिता अब मेरे लिए ही जो फैसला लेंगे वह मेरी भलाई के लिए ही लेंगे। और फिर आखिरकार बहुत ही सोच विचार के बाद मम्मी पापा दोनों ही इस रिश्ते के लिए मान गए। दोनों ने सोचा कि शायद भगवान ने उनकी बेटी को बहुत ही अच्छी ज़िंदगी देने के लिए रिश्ता उनके घर भेजा है। जो ऐशो आराम उनकी बेटी को इस घर में ना मिल सके वह शायद अपनी ससुराल में जाकर करेगी। और यही सोचकर मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए मान गए। और फिर मेरे ससुराल वालों ने रिश्ता पक्का कर लिया और कहा कि हम मंगनी जल्दी ही करेंगे, बात शादी भी जल्दी ही करेंगे, क्योंकि मेरा होने वाला पति बाहर विदेश में काम करता था। इसीलिए मंगनी और शादी से फ्री होकर वह जल्द से जल्द अपने काम पर लौटना चाहता था। पापा ने लड़के से भी बात की थी। पापा ने लड़के को देखा तो नहीं था, लेकिन बस फ़ोन पर बात हुई थी और पापा को बहुत सुकून मिला था लड़के से बातचीत करके, क्योंकि लड़के ने बहुत ही शालीनता के साथ पापा से बात की थी और सही सोच समझकर पापा खुश थे कि चलो मेरी बेटी को जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है वह ही बहुत सुलझा हुआ इंसान है। कुछ ही समय बाद बहुत ही धूमधाम से मेरी मंगनी हो गई। अब मम्मी को भाई की शादी की फिक्र लग गई थी। मम्मी का मानना था कि सुमन के जाते ही अगर मेरी बहू इस घर में ना आ जाए तो उस घर में तन्हाई का एहसास कम होगा, और मम्मी यह भी चाहती थी कि उनके जीते जी उनके दोनों बच्चों की ज़िंदगियां सेट हो जाए। भाई के शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि वह अभी अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे और मेहनत करना चाहते थे और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन मम्मी के जिद के आगे उसको घुटने टेकने पड़े। मेरी मंगने के 1 महीने बाद ही मम्मी ने भाई को शादी करा दी। भाई अब अपनी नई ज़िंदगी में बिजी हो चुके थे। मैं भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर सपने सजाने लगी थी, लेकिन उन लोगों का अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। पहले तो वह लोग शादी जल्दी करना चाहते थे, लेकिन फिर मंगनी करने के बाद ही राज दुबई दोबारा लौटकर आने पर ही शादी होना तय पाया गया था। मेरे मम्मी पापा को इस बात पर कोई भी एतराज़ नहीं था, बल्कि वह तो खुश थे कि अभी उनकी बेटी उनके साथ कुछ दिन और रह सकती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी थी। मम्मी पापा किसी काम से मार्केट गए हुए थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मम्मी पापा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैं चीखे मार मार कर रो रही थी। पापा पापा चीख रही थी, कभी मम्मी को उठा रही थी, लेकिन वह दोनों तो बहुत ही गहरी नींद में सो चुके थे। उन्हें अपनी लाडली बेटी की चीख सुनाई नहीं दे रही थी। भाई ने जैसे तैसे मुझे संभाला था। शुरू में भाई और भाभी का रवैया मेरे साथ ठीक रहा, लेकिन फिर भाई और भाभी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए। उन्हें अब मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रहती, मम्मी पापा को याद करती और रोती रहती। 2 दिन खाना नहीं खाती, तब भी किसी को कोई परवाह नहीं थी। कोई पूछने वाला नहीं था कि सुमन तुमने खाना खाया नहीं। भाई को तो जैसे मम्मी पापा के जाने का कोई असर ही नहीं हुआ था। वह तो अपनी ज़िंदगी सेट हो गए थे। धीरे धीरे मम्मी पापा को दुख से तो उभर आई थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी की तन्हाई का क्या करती। भाभी ने मुझे घर की नौकरानी बना डाली। पूरा दिन घर का काम करती, भाभी को बेड से नीचे पैर भी नहीं रखने देती। तब कहीं जाकर भाभी मुझे इस घर में रहने दे रही थी, नहीं तो वो कब का अब तक मुझे इस घर से हाथ पकड़कर निकाल चुकी होती। जो भाई कभी मुझे हथेली का छाला बना कर रखा था, अब उसने कभी भी मुझसे नज़रें भी फेर ली थी। कभी कभी तो जरा सी बात पर मुझे डांट दिया करता था। अपनी पत्नी की ही साइड लेता था, उसी की आंखों से देखता, उसी की कानों से सुनता था। उसे तो यह भी एहसास नहीं था कि मम्मी पापा ने मुझे कितने लाड प्यार से पाला था, और आज उनकी वही लाडली बेटी
कैसे रातों को सिसक सिसक कर रोती है और उसको याद करती है। अगर भाई मेरा साथ थोड़ा दुख बांट लेता तो शायद मैं अपनी मम्मी पापा के दुख से जल्दी उभर आती, लेकिन अब तो जैसी ज़िंदगी में सारी खुशियां ही मुझसे मोड़ चुकी। फिर एक और टेंशन आड़े आ रहा था। जिस कंपनी में भाई काम करते थे वह भाई को अपनी तरफ से विदेश भेज रहे थे। भाई का पैकेज भी अब बढ़ा दिया गया था, लेकिन भाभी ने जिद रखी थी कि वह भी भाई के साथ जाएंगी। भाई मना कर रहे थे, लेकिन भाभी जिद पर खड़ी हुई थी और फिर आखिरकार भाभी ने भाई से मनवा कर ही दम लिया। जो अंदर ही अंदर मैं डर रही थी कि भैया भाभी के जाने के बाद मेरा क्या होगा, यह सुनकर और भी ज़्यादा काँप गई थी। भैया भाभी के साये में तो जाने के लिए मान गए थे, लेकिन और उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं उनके जाने के बाद अकेली कैसे रहूँगी। वहाँ जाने के लिए भाभी का जो खर्चा जाता उसे भाई खुद ही उठाना पड़ता। भाई का खर्चा तो कंपनी उठा लेते रहे थे, लेकिन भाभी के खर्चे के लिए भाई के पापा को मकान बेचना पड़ा और मकान के बिकते ही मैं और भी ज़्यादा बेघर महसूस करने लगी थी। लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल गलत थी कि मेरे भाई मेरे बारे में नहीं सोच रहे। भाई मेरे बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मेरे ससुराल फ़ोन किया और कहा कि जल्द से जल्द शादी करो, मुझे विदेश जाना है। लेकिन मेरे ससुराल वालों का कहना था कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। जब राज दुबई वापस आएगा तभी हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। मेरे ससुराल वालों का जवाब सुनकर कुछ समय के लिए भैया भाभी खामोश हो गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह खामोशी तूफान के आने के पहले की खामोशी है। इस बात को अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि हमारे घर पर कुछ लोग आए। भाभी ने मुझे किचन में लगा दिया। उन लोगों की खातिरदारी के लिए तैयारी करो। मैं बिना कोई सवाल जवाब किए किचन में लग गई और जब नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आई तो उन लोगों में मौजूद औरतें मुझे बहुत ही घूर घूर कर देख रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था। मैं जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उनमें से एक औरत ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और मुझे अजीब अजीब से सवाल जवाब करने लगी। मैं भाभी का चेहरा देखने लगी। भाभी ने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया कि यह लोग जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, और खुद मुस्कुराकर दूसरी औरतों से बातें करने लग गई। मैं जैसे तैसे करके उस औरतों के सवालों के जवाब दिए और फिर कुछ देर बाद उस औरत ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखते हुए कहा कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। यह बात सुनते ही जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं हक्का बहक्का से भाभी का चेहरा देखने लगी थी, लेकिन भैया भाभी ने मुझे ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया कि जैसे मेरी कोई उनकी नज़रों में हैसियत ही नहीं है। जो कुछ करना है वह मेरे लिए कर कर ही रहेंगे। जो उन्होंने मेरे लिए फैसला ले लिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। भैया भाभी की कठोर दिल पर मेरी आंखों से आंसू आ गए। वह कैसे मम्मी पापा के रिश्ते को तोड़कर मेरे लिए कोई नया रिश्ता देख सकते थे। पापा इस रिश्ते को लेकर कितना खुश थे कि भगवान ने चाहा तो मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी, और भाई ने एक पल में पापा के तय किए हुए रिश्ते को तोड़ दिया था और फिर मेरा रिश्ता वहाँ तोड़कर दूसरी जगह तय कर दिया गया था, क्योंकि भाई को जल्दी से जल्दी मुझसे पीछा छुड़वाकर दूसरे देश जाना था और वह मेरी जिम्मेदारी अपने गले में और बांध कर नहीं रख सकते थे। इसीलिए उन्होंने मुझसे पीछा छुड़वाने की सबसे अच्छी तरकीब यही सोची कि मेरा मंगेतर तो बाहर देश में है, इसीलिए मुझे किसी दूसरे आदमी के पल्ले बांध दिया जाए और फिर जिम्मेदारी से जान छुड़ा ली जाए। यह सारी बातें मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी गवारा नहीं किया गया था और मैं जैसे पत्थर बनी अपनी जगह पर जमकर रह गई थी। मेरे पुराने ससुराल वालों को जब यह खबर पता चली तो उन्होंने बहुत शोर मचाया कि हम अपनी होने वाली बहू को किसी और की बहू नहीं बनने देंगे। हम अपनी बहू को अपने बेटे की पत्नी बनाकर ही रहेंगी, क्योंकि यह मेरे बेटे की पसंद है। लेकिन मेरी सास की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह भाभी ने उनकी एक न सुनी, बल्कि उनको बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। मैं यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, बस रोती रही थी, मगर मेरे रोने की परवाह किसी को थी ही नहीं। मेरे भाई भाभी तो मेरी तरफ से पूरी तरह से आंखें बंद करके बैठे थे। कुछ दिन बाद भाई बहुत ही सादगी के साथ मेरी शादी कर दी।
जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी वह न सिर्फ एक गरीब था बल्कि शैतानियत तो उसके चेहरे से टपक रही थी। मैंने फेरों के समय एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा था, मगर उसकी लाल अंगार की आंखें देखकर मुझे अपने शरीर से कपकपी सी महसूस हो गई थी और मैं वहीं बैठे दिल दिल में अपनी किस्मत पर रो रही थी। मेरे माँ बाप का पसंद किया गया इतना अच्छा रिश्ता छोड़कर भाई ने किसी बहुत ही अजीब अनजान आदमी से मेरी शादी करवा रहे थे। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मेरे भाई और भाभी मेरी शादी को लेकर बहुत खुश थे क्योंकि उनकी मुझसे जान छूट रही थी और वह हमेशा के लिए अपना दोनों आराम से दूसरे देश जाकर अपनी ज़िंदगी आज़ादी से बसर कर सकते थे। अब उनके ऊपर मेरा कोई भी या किसी भी तरफ का कोई बोझ नहीं था। कुछ देर बाद ही पंडित जी आ गए थे और फिर फेरों के बाद विदाई की शोर मचाने लगा। मुझे अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई सी महसूस हो रही थी। लाल जोड़े में सजी मैं किसी मासूम सी गुड़िया लग रही थी, मगर मेरा पति मुझे चौगुनी उम्र का लग रहा था। औरतें खामोशी से इस बारे में एक दूसरे से सरगोशियाँ कर रही थी, मगर मेरी भाभी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत न थी। जब तक तेरे हो रहे थे और मेरी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर स्वीकार कर लिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी मेरी किस्मत में इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा होना लिखा था। कुछ देर बाद भैया भाभी ने मुझे अपने घर की दहलीज से विदा कर दिया। मैं भैया भाभी की दहलीज को छोड़कर जब बाहर आई तो बाहर में एक पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी जिसमें मुझे विदा होकर जाना था, पर टैक्सी किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति की थी। मेरे पति के साथ आए हुए तमाम मेहमान हमारे घर से ही अपने घर को चले गए थे, जब मुझे अकेले ही अपने पति के साथ उसके घर जाना था। मैंने इसको भी अपनी किस्मत का लिखा समझकर अपनी आंखों में आए आंसू तक पोंछ लिए थे और चुपचाप टैक्सी की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी टैक्सी घर से कुछ ही दूर चली गई थी कि हमारी टैक्सी के सामने कुछ किन्नर लोग आ गए और हाथ से टैक्सी रोकने का इशारा किया। मेरे पति ने समझा कि कोई सवारी है जो टैक्सी का इंतजार में खड़ी है। मेरे पति ने रोककर उन्हें बताना चाहा कि इस वक्त कोई सवारी नहीं ले सकते। पति ने टैक्सी रोककर सामने कुछ किन्नर खड़े हुए थे। मुझे उन लोगों को देखकर डर सा महसूस हुआ और मैंने अपना घूंघट और आगे खींच लिया। उन लोगों ने मेरे पति को इशारे से बाहर बुलाया। मेरा पति नीचे उतरकर उनसे कुछ बातें करने लगा। वह लोग बार बार मेरी तरफ इशारा करते और कुछ कह रहे थे। मुझे उनकी बातें तो समझ में नहीं आ रही थी, मगर मुझे उन लोगों की बात करने के तरीके से बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। कुछ और देर बाद मेरा पति वापस टैक्सी में आया और वह किन्नर भी टैक्सी में आकर बैठ गए। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। मुझे लगा कि शायद मेरे पति ने कोई सवारी पकड़ ली है, अब वह मुझे उनके घर उतार देगा। लेकिन काफ़ी देर बाद टैक्सी अंधेरी गलियों में दौड़ने लगी। मैं हैरानी से इस इलाके को देख रही थी। यह बहुत ही पुराना सा इलाका था, वह जहाँ की गलियाँ बल्कि घर भी टूटे फूटे हुए थे। उन्हें अपना नया नवेला पति कुछ घबराया हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेचैनी की बात तो यह थी कि वह किन्नर लोग अभी हमारी टैक्सी में ही मौजूद थे और उन लोगों की मौजूदगी से मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद टैक्सी एक बहुत ही पुराने मकान के सामने जाकर रुकी। सबसे पहले टैक्सी से वह लोग उतरे, उसके बाद मेरे पति ने उतरकर मेरी तरफ दरवाज़ा खोला और अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ उन लोगों के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं वहीं खड़ी सोच विचार कर घूमती रही कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, यह कौन सी जगह थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ सका। मुझे इस समय सिर्फ इतना ही समझ आया कि शायद मेरा पति यहीं रहता है, इसीलिए मैंने भी धीरे से उसके साथ ही कदम बढ़ा दिए। कमरे से घर के अंदर कदम रखते ही सामने एक बड़ा सा दलदल मौजूद था जिसमें कई तरह के पेड़ लगे हुए थे। वहाँ खूब हरियाली थी। मैं जाकर आंगन के बीच में खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। नई नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था और ना मेरे पति कुछ पता था। मेरा पति कहीं घर के अंदर ही गायब हो चुका था। पता नहीं वह कौन से कमरे में घुस गया था। मैं हैरान और परेशान उनके बीचों बीच खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद मेरा पति सामने वाले कमरे से बेहद घबराए हुए आया था और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इन लोगों के हाथे बेच दिया है,
पति के मुंह से यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे कदमों तले जैसे जमीन निकल गई और मैं हैरत से ऐसा मुझे अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल महसूस हो रहा था और मैं हैरत से उस बेदर्द इंसान को देख रही थी जिससे मैं अपनी नई नवेली पहली रात की दुल्हन को उठाकर किन्नर के हवाले कर दिया था। यह दुनिया और इस दुनिया के लोग इस कदर जालिम भी हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा मुझे आज हो रहा था। बहुत ही मुश्किल से मेरे गले से आवाज़ निकली कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मगर अब मेरे पति के चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी बल्कि उसके चेहरे पर शैतानी चमक रही थी। उसने अपनी जेब से नोटों की गड्ढे निकालकर मुझे दिखाई और कहा कि पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने उसे याद दिलाना चाहा कि मैं तुम्हारी पत्नी, मगर उसने इस वक्त तलाक के पेपर मेरे हाथों में थमा दिए। कहने लगा कि यह लो, पता नहीं कब से तुम्हारा इंतजार में बैठे थे। इन लोगों ने तो मुझे छुटकारा दिलाने के लिए तलाक के पेपर भी तैयार करवा रखे थे। मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर वहाँ से निकलकर चला गया। मुझे तो कुछ होश ही नहीं था कि यह क्या हो रहा है। जब कुछ होश आया तो मैं उसके पीछे भागने लगी, मगर वहाँ मौजूद एक किन्नर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीखती चिल्लाती रह गई थी, मगर मेरे पति ने मेरी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह वहाँ से निकलकर चला गया था। मेरी आंखों में खौफ उतर आया था। मैंने खौफ ज़्यादा नज़रों से और कांपते हुए शरीर के साथ उन लोगों की तरफ देखा, मगर वह लोग तो मुझे बहुत ही सम्मान के साथ देख रहे थे। उनके चेहरे पर मेरे लिए प्यार ही प्यार था। इस कदर टूटा टूटा सा पुराना था घर, अंदर के कमरे में बहुत ही अच्छे थे। वहाँ लोग मुझे एक कमरे में लेकर, बहुत ही खूबसूरत कमरा था। कमरे में किंग साइज की बेड मौजूद था। उस कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मैं इस कमरे को देखकर पल भर के लिए तो हैरान रह गई, मगर मैं यहाँ कैसे रह सकती थी। अगले ही पल इस सोच ने मुझे दिलाकर किया कि मेरे सामने 3 लोग बहुत ही सम्मान के साथ हाथ बांधे खड़े थे। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि भगवान के लिए मुझे मेरे घर जाने दो। मैं यहाँ तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुम लोग जैसी नहीं हूँ, फिर भला मैं तुम लोगों के साथ कैसे रह सकती हूँ। उसमें से एक किन्नर बोला कि आप हमारे पास किसी की अमानत के तौर पर सुरक्षित हो। जब तक आपको लेने वाले आपका असल हकदार नहीं आ जाता, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए आपको हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों से कहा कि मुझे मेरे भाई भाभी के पास जाने दो, मगर वह लोग इस बात पर भी राज़ी नहीं हुए और कहा कि वह मेरे भाई भाभी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक बार गलत फैसला ले चुके हैं। अगली बार भी वह तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए तुम्हारी दूसरी शादी करवा सकते हैं, तुमसे पीछे छुड़ा लेंगे। इसीलिए तुम अपने भैया भाभी के घर भी सुरक्षित नहीं हो। हमारा विश्वास करो, हमारे पास तुम बहुत ही सुरक्षित हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की कोई आँच नहीं आएगी जब तक तुम अपने असल हकदार के पास नहीं पहुंच जाती। तुम हमारे पास ही रहोगी। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे कुछ असमंजस हुआ कि कौन था इसका असली हकदार। इस बारे में मैं नहीं जानती थी, मगर उनकी बातें मुझे बहुत ही अजीब लग रहे थे और उनकी बातें सुनकर मैं डर भी रही थी। मैंने उन्हें बहुत कहा, बहुत हाथ जोड़ी कि मुझे मेरे घर जाने दो, लेकिन उन लोगों पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ और फिर वह लोग मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। मैं वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद एक किन्नर कमरे में दाखिल हुआ और मुझे दुल्हन के जोड़े में देखकर कहने लगा कि उठकर आराम से कपड़े पहन लो। उसने मेरे हाथ में एक ड्रेस थमाते हुए कहा। उसके जाने के बाद मैं आंसू पोंछकर उसकी अपनी जेवर उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। जेवर के नाम पर सिर्फ मेरे कानों में सोने की 2 छोटी छोटी ईयर रिंग, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, बाकी सब आर्टिफिशियल था। यह बालियाँ मेरे माँ की निशानी थी और उन्हें अपने पास बहुत ही सहेज कर रखा था। बाकी तो भैया भाभी ने मुझे जेवर के नाम पर एक खेत भी नहीं दी थी। मैंने दुल्हन का ड्रेस उतारकर हल्का फुल्का सा सूट पहन लिया। खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी एक किन्नर खाना की थाली लेकर दाखिल हुआ। उस थाली में तरह तरह के खाने की बहुत ही सम्मान से मुझे खाना खाने के लिए कहा। मैं खामोशी से बैठी रही। उस कमरे में कब सो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला
वह कहते कि ना कोई नींद तो सूली पर भी आ जाती है। वही मेरे साथ भी हुआ और मैं भी वहीं बैठे बैठे सो गई थी। सुबह जब आँख खुली तो उस समय चौंक गई थी। मैं कमरे से निकलकर बाहर गई तो बाहर बहुत सारे लोग एक पेड़ के नीचे छांव में बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों के सामने एक बार फिर हाथ जोड़े, प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दिया जाए। तो उनमें से एक आगे बढ़ा और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि तू तो हमारी बहन है, हम तो कई सालों से ही तेरे जवान होने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तू हमारे पास किसी की अमानत है, इसीलिए हमें तेरा बहुत ख्याल रखना है। तेरा पति भी इसीलिए तुझे तलाक देकर गया है कि तू किसी और की अमानत है, वरना तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को कौन छोड़ता। तेरा पति लालची था, अगर हम तुझे उससे नहीं खरीदते तो वह तुझे किसी और के हाथों बेच सकता था, इसीलिए हमने तेरी जान उसे छुड़ा लिया। मैं खामोशी से खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। तब उनमें से एक आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला कि बस 2-3 दिन और सब्र कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सब लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अब समझौता कर लिया था और वह लोग जैसा कह रहे थे मैं वैसा ही करती जा रही थी। मैं थक हार कर अब अपनी ज़िंदगी की डोर उन लोगों के हाथों में ही थमा दी। वैसे भी मुझे इतना तो विश्वास हो गया था कि यह लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इन 3 दिनों में इन लोगों ने मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा था। मेरे साथ बहुत ही इज्जत के साथ, सम्मान के साथ पेश आए थे। अचानक किसी गाड़ी के टायर की आवाज़ आई। वह सब लोग भागते हुए कहने लगे कि तेरा होने वाला पति आ गया है। मैं पत्थर बनी बैठी रही। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो और एक बहुत ही स्मार्ट सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। मैं हैरान से उसको देख रही थी। फिर जब उसने अपना नाम बताया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा मंगेतर राज था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह धीरे धीरे कदम उठाता आगे बढ़ा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। उसकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। उस समय वह बाहर विदेश में था। जब मेरी शादी की तैयारी हो रही थी तो उसे आने में देर हो गई, और इधर तब तक तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारी शादी किसी टैक्सी वाले से कर दी। लेकिन राज को पहले से पता चल गया था कि वह टैक्सी वाला मुझे किसी के हाथों बेचने वाला है, तो राज ने उन लोगों को भेजकर मेरी मदद की थी और मुझे गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। यह सब बातें सुनकर मैं उनके दिल की शुक्रगुजार थी। उनकी मोहब्बत पर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। राज फिर बोला कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। उस समय तुम 10वीं क्लास में पढ़ रही थी जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था, पर मैं इस समय फैसला कर लिया था कि शादी तो मुझे इस लड़की से ही करनी है। मैं रोज़ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तुम्हारे स्कूल बाहर आया करता था। उसके बाद जब तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। जब तक तुम्हारी एक झलक देखने नहीं लेता था मुझे चैन नहीं होता था। फिर उसके बाद मैं काम के सिलसिले में दुबई चला गया, लेकिन मैंने अपनी माँ से कह रखा था कि शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। मेरी माँ को मेरे फैसले से कोई इनकार नहीं था। वह मेरी खुशी में खुश। फिर तुम्हारी और मेरी मंगनी हो गई। मैं बहुत खुश था कि मुझे मेरी मोहब्बत कितनी आसानी से मिल गई। शादी की पहली रात तुम्हें अपने मोहब्बत के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे ऊपर कयामत गुजर गई कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर चले गए और तुम्हारे भैया भाभी ने उस टैक्सी ड्राइवर से तुम्हारी शादी करवा दी। अगर मुझे समय रहते पता नहीं चलता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह कहते हुए राज ने मेरे हाथ थाम लिए थे, जैसे समाज की गंदे भेड़ियों से मुझे सुरक्षा मिल गई हो। अब मैं अपने आप सुरक्षित महसूस कर रही थी और राज ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तो मैं रोते हुए उसके सीने से लग गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे राज से कहूँ कि तुम तो मेरे मसीहा हो, तुमने ही मेरी जान, इज्जत, सब कुछ बचाया है। मुझे ज़िंदगी में वह खुशी दी है जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। राज ने भी मुझे अपनी बाहों में कस लिया था। अब मैं अपने आने वाली ज़िंदगी को लेकर संतुष्ट थी कि आगे आने वाली ज़िंदगी मेरे लिए भगवान ने खुशियाँ ही खुशियाँ लिखे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आएगी होगी।
अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।